In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Students, आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर क्लास। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना वो सही तौर पे स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बेस्ट है और इसको आपने फर्दर जो है इसी तरह कंटिन्यू रखना है। नो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है शॉर्ट क्वेश्चंस, मैं उनको पहले यहाँ पे नोट करवाऊंगा। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर, क्वेश्चन 1, देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, then we have the question number 9, and then we have question number 11. So these are very important short questions I've just told you. So let's look at the question number 1. I read the statement. Explain the difference between tangential velocity and the angular velocity. If one of these is given for a wheel of known radius, how will you find the other? आप दूसरी कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट but its direction changes continuously from point to point. अब स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो आप ये कहेंगे कि ये बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, लेट्स सपोज। अब इसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स बट इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह पे कांस्टेंट आएगी। अब इसकी डायरेक्शन आप लीनियर वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंड इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द पॉइंट। इस जगह पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये वेलोसिटी होगी, इस जगह पे ये होगी, इस जगह पे ये होगी और इस जगह पे ये होगी। यानी ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस ऑफ द सर्कल स्टूडेंट्स। तो इसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। यानी कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव करता है स्टूडेंट्स तो इसकी स्पीड सेम रहेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंट टू द सर्कल होगी। ये आप देख रहे हैं, टेंजेंट लाइन से आप इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये वाली है, इस जगह पे इसकी डायरेक्शन और इस जगह पे। और टेंजेंट लाइन क्या होती है? इट्स मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। और इसी लीनियर वेलोसिटी को, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, द लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो नेम्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। यानी लीनियर वेलोसिटी को ही हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, वीटी से इंतजार करते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं जी एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से इंतजार करते हैं स्टूडेंट्स। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement, delta theta over delta t. The rate of change of angular displacement is named as angular velocity and it is a vector quantity. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स, अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। अब राइट हैंड रूल क्या है स्टूडेंट्स? कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। यानी आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। ये देखें, ये अगर बॉडी इधर मूव कर रहा है तो अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
and thumb gives the direction of angular velocity. और जो थंब है ये हमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। यानी आप राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is named as angular velocity and the vector quantity its direction can be found by using right hand rule. Curl the fingers in the direction of the rotation, I've just told you, and the erect thumb, ये जो erect thumb है it gives us the direction of angular velocity. अब इसका लास्ट पार्ट में इसमें लिखा है one of these is given for a wheel of known radius. Radius given हो, अगर एक इनमें से given है the other can be found. अदर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? by using this relation. Students, ये relation apply करके Vt is equal to R omega. Vt is the tangential velocity and omega is the angular velocity. अब यहाँ से R जो है ये नॉन रेडियस है, अगर इनमें से A गिवन हो तो दूसरी आप इस फार्मूले से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स that is the question number 1 and now we have the question number 2 is here. Question number 2. It's very important question. Explain what is meant by centripetal force and why it must be furnished to an object if the object is to follow a circular path. सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? इसे हम FC से ज़ाहिर करते हैं। द फोर्स needed to move a body, needed to move a body in a circle is called centripetal force. इसे हम centripetal force कहते हैं। The force needed to move a body in a circle is called centripetal force and it is noted by Fc and Fc is equal to mv square over r. और इसके सेकंड पार्ट में स्टूडेंट यहां पे मेंशन है why it must be furnished, और इसको ऑब्जेक्ट को क्यों इसको पहचाना जाता है, यानी ये फोर्स पहचाई जाती है if the object is to follow a circular path. यानी अगर ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर पाथ में जाना हो तो उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ये क्यों दी जाती है, इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स आपको जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन बताया कि ये फोर्स है दैट इज नीडेड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल, और हम जैसे ये एक सर्कल है और सर्कल में बॉडी को मूव करवाने के लिए ये फोर्स हमें रिक्वायर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अब यहां पे आपको ये बताना चाहिए कि जैसे हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's first law of motion, a body can move along a straight line with uniform velocity only if no net force acts on it. यानी अगर कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर स्ट्रेट लाइन मूव करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर यही फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इट मस्ट बी अंडर द कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स, यानी इसके ऊपर अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव करना चाहता है तो उसके ऊपर कंटिन्यूअस इफेक्ट होना चाहिए किसी भी फोर्स का, यानी उस फोर्स का इफेक्ट होना चाहिए कंटिन्यूअस बेसिस पे कि जो उसमें क्या करे, जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल हो। दोबारा सुन लें, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि इसके लिए क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि बॉडी कैन मूव along a straight line with uniform velocity only if no net force acts on it. लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस फोर्स चाहिए जो इसकी डायरेक्शन को हर लम्हे चेंज करे, यानी यहाँ पे देखें इसकी डायरेक्शन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो एक फोर्स ऐसी कंटिन्यूअस बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है
जो उसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज करवा सके, एंड इट इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, एंड यू मस्ट क्लियर अबाउट दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, और इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपने बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या स्टूडेंट्स? अब ये कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज the product of mass of particle and square of the distance from the axis of rotation, दोबारा सुनना स्टूडेंट्स, हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, और आई किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी ये डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की है स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब इसका स्टूडेंट्स यहाँ से यूनिट भी आप मेंशन कर सकते हैं। यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट किलोग्राम, और आर डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दैट इज इट्स एसआई यूनिट। और इसकी डायमेंशन आप यहां से ले सकते हैं, कैपिटल एम, आर डिस्टेंस है तो क्या होगा? एल स्क्वायर। सो एम एल स्क्वायर, दैट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब स्टूडेंट्स इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स। लुक एट केस significance। है। अब सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंगली आप ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप जानते हैं लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन के लिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर लीनियर मोशन वी अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल। और यहां से अगर आप m को कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू बी f ओवर a, सो दैट इज द कांस्टेंट। तो मैथ जो है ये कांस्टेंट है, यानी अगर किसी बॉडी को आप चांद पे भी ले जाएं स्टूडेंट्स का मैथ सेम रहेगा। सो m इज इक्वल टू f ओवर a। एंड सिमिलरली ये हमने लीनियर मोशन को डिस्कस किया। सिमिलरली इफ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ या एंगुलर मोशन होती है स्टूडेंट्स, तो एंगुलर मोशन के लिए हम रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं। कौन सा रिलेशन? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के इक्वल। और यहां से अगर आप आई की वैल्यू को लें तो इट विल बी इक्वल टू टॉर्क ओवर अल्फा। सो आई इज इक्वल टू टॉर्क ओवर अल्फा। सो आई इज अनदर कांस्टेंट, क्योंकि इसमें एम आर स्क्वायर इज कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ये हमने लीनियर मोशन को डिस्कस किया, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए कांस्टेंट। एंगुलर मोशन में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और यहां से आई की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू टॉर्क ओवर अल्फा। सो आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट इज कांस्टेंट।
अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी स्टूडेंट्स? अब देखिए mass हो रहा है, moment of inertia plays the same role in angular motion as mass in linear motion. तो आप यहां पे लिख सकते हैं it plays the same role in angular motion as mass in linear motion. It plays the same role in angular motion as mass in linear motion. That's about the significance. And now we have another question is there. Students, we have the question number 4. Look at the question number 4, students. What is meant by angular momentum and explain the law of conservation of angular momentum? Students, इनमें जस्ट आपने डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन करनी है, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दी थिंग्स, आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर केस में. तो व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम ये स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंगुलर मोमेंटम को. और एंगुलर मोमेंटम क्या है स्टूडेंट्स? आपको याद होगा कि आपने यहाँ पे मेंशन किया था कि इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर with respect to axis of rotation and linear momentum p of an object and it is denoted by angular momentum. यानी angular momentum को आप L से ज़ाहिर करते हैं. I have already told you in detail L is equal to R cross P. So it is the vector product of position vector and linear momentum. अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू को P क्या है, that is the linear momentum, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को इंसर्ट करें तो R क्रॉस ये बन गया जी एम वी, और m इज द कांस्टेंट R क्रॉस v के इक्वल. तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम. और इसकी वो आप सेकेंडली एक और डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं, द एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो इस वजह से इसकी सेकंड डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो इसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं एंड यू मस्ट क्लियर अबाउट दिस थिंग. यानी इसकी दो डेफिनेशन मैंने बताई एंगुलर मोमेंटम की, इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम. और पी की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करें तो इसकी ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाती है. इसकी सेकंड डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. अब इसी में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ angular momentum. Law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum के students you must know the statement of this. Statement क्या है जी? The law of conservation of angular momentum states that the total angular momentum about an axis of a given rotating body or system of body is constant if no external torque acts on it. यानी the total angular momentum, the total angular momentum of the system remains constant if no external torque acts on it. अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क इनके ऊपर अमल नहीं करता, तो यहां से आप ये कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट
इफ टार्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी कोई एक्सटर्नल टार्क अगर अमल नहीं करता तो आप ये कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, और इसका मीनिंग यही होता है कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और एक्सटर्नल टार्क की वैल्यू जो है इट शुड बी इक्वल टू 0 के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डू द मोर शॉर्ट क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।